पूछ लेते हैं उनसे दो चार बातें जो आप सब लोग जानना चाहते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, औपचारिकता करने की तो कोई जरूरत नहीं, औपचारिकता करते हो ना। कर ले भाई। डॉक्टर साहब आप ये बताइए, जैसे कि मतलब लोग जानना चाहते हैं कि जीएसएम क्या है, मतलब स्थानीय भाषा में बताइए जरा। जीएसएम असल में क्या है कि कई बार समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं और समाज के अंदर कुछ बदलाव करना चाहते हैं, और उनको कोई संगठन अगर ज्वाइन करना पड़े तो उसको उन संगठन की कुछ मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, जिसमें उस संगठन का संविधान एक लिखा जाता है और वो वैसे काम करते हैं। और आमतौर पे क्या होता है, उस आदमी की सारी मेहनत को वो संगठन खा जाता है। तो जनता सरकार मोर्चा एक मोर्चा बना, हमने एक मोर्चा बनाया जिसका ध्येय ये रखा कि व्यक्ति अपने संगठन को या अपने नाम को भी अगर चमकाना चाहता है व्यक्तिगत तौर पर, तो भी वो कर सकता है इस संगठन के माध्यम से। और जनता सरकार मोर्चा असल में संगठनों को संगठित रखने का एक मोर्चा है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसमें आपको आकर के बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। हमने सिर्फ 2-3 नियम ही रखे थे इसके लिए। पहला नियम ये रखा था कि कोई भी व्यक्ति जो किसी के साथ ठगी करता है या चोरी करता है वो जेएसएम का आदमी नहीं हो सकता। और दूसरा, कोई किसी की बहू बेटी पर अगर गलत नजर रखता है वो जेएसएम का आदमी नहीं हो सकता। मतलब इसमें चोर और जार के लिए कोई जगह नहीं है, इसको ऐसे बोला जा सकता है। अगर इसके अलावा कोई व्यक्ति समाज के अंदर समाज की बुराइयों को दूर करना चाहता है, सरकार के खिलाफ कुछ बोलना चाहता है और लोगों की मदद लेना चाहता है या मदद अपनी देना चाहता है, तो उसके लिए स्वागत है। तो ये एक जेएसएम का प्रारूप था जो हमने बनाया था। और दूसरा, जेएसएम को बनाया जब हमने, तो ये कहा था कि ये कोई राजनीतिक संगठन कभी नहीं बनेगा। जेएसएम के चेहरे कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम लोग टॉर्च बेरर की तरह काम करेंगे कि समाज को दिशा दिखाने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। हालांकि उद्देश्य तो आपने इसी में स्पष्ट कर दिया इस सवाल में। तो इसका एक और सवाल था जो लोग जानना चाहते हैं, जीएसएम का नेतृत्व करने वाला कौन है? हर व्यक्ति अपने आप में नेता होता है, तो जेएसएम का कोई भी फिक्स नेतृत्व नहीं है। आज मान लीजिए मैं आया हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मुझे गांव के लोगों ने बुलाया और कहा कि यहाँ उगलान गांव में आकर के आप इस जो क्या नाम, एजुकेशन के मुद्दे पर बोलिए। तो मैं आज आ गया, तो आज मैं नेतृत्व कर रहा हूँ इस मीटिंग में। कल को किसी को खेती पर बात करनी है और वो खेती के किसी साथी को बुलाना चाहता है मान लो, तो वहां पर उस दिन नेतृत्व वो करेगा। फिर आप अपने गांव में रोहन बिल्ला भाई को बुला लो तो वो कर लेगा। यानी कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति समाज में, समाज जिसको एक्सेप्ट कर रहा है वही नेता है। यहाँ कोई थोपा हुआ, बनाया हुआ, निर्धारित किया हुआ आपका कहने का मतलब ये है यानी कि कोई भी बंदा किसी फील्ड का अगर निपुण है तो वो जेएसएम का लीडर है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने फील्ड का लीडर है और जो लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं वो उनका लीडर है। सीधी सी बात है। कुदरती तरीके से नेतृत्व कैसे उभरे, इसके लिए पूरा स्पेस रखा गया है। इसीलिए हमने यहाँ प्रधान का कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर नहीं है कि कोई प्रधान नहीं है। और कोई प्रधान, जैसे अभी हमारे पास, मैं बताऊं आपको, किसी जिले में अगर कोई झगड़ा हो जाए तो कहते हैं जी आप ना एक प्रधान बना दो। हम कौन बनाने वाले, हम ही नहीं है प्रधान, हम कौन बनाएंगे जी। आपका नेतृत्व स्वीकार है तो नेतृत्व स्वीकार है, तो वैसे ही जिले के अंदर अपना नेतृत्व उभरने दो। अभी अगर नहीं उभर पा रहा, अभी अगर काम नहीं हो रहा तो उभरने दो। जिसको जो नेतृत्व, अभी आप देखोगे जेएसएम में अपने आप नेतृत्व स्वीकार कर लिया गया, जिसने भी जिसका किया, तो वो कोई किसी को थोपा थोड़ी गया। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए, मतलब जीएसएम, हालांकि फर्स्ट जो सवाल था उसके जवाब में आपने दे दिया था, लेकिन दोबारा स्पष्ट कर दीजिए, जीएसएम अन्य संगठनों से कैसे भिन्न है? अन्य संगठनों से पहले नंबर पर भिन्न ये है कि ये कोई संगठन ही नहीं है, ये संगठनों का समूह है। और दुनिया का कोई भी संगठन आके जेएसएम के साथ खड़ा हो सकता है। जब मर्जी आप संगठन में ज्वाइन कर सकते हो, जब मर्जी आप निकल सकते हो। ना ज्वाइन करने की कोई सदस्यता, ना निकलने की कोई बाध्यता।
ना ज्वाइन करने के लिए कोई व्यक्ति आपको ज्वाइन कराएगा, ना कोई फीस लेगा, ना कुछ, और ना निकलने का कोई बाध्यता है। आपके अंदर दर्द है समाज की बुराइयों को दूर करने का, आपके अंदर लगन है समाज को सुधारने का, आप आइए, स्वागत है। नहीं है तो आप घर पे बैठिए, नहीं स्वागत है। जो बन जाए, जो आता रहेगा ये समाज उसको याद रखेगा, जो नहीं जो आना बंद कर देगा समाज उसे भूल जाएगा। तो एक बात और बताइए आप हमें, ये जीएसएम में मतलब इसका अगर पूरा अगर वो करते हैं हम जनता सरकार मोर्चा, तो सरकार जो शब्द है मतलब ये सरकार से क्या समझते हैं आप? सरकार है जो मालिक है। असल में लोगों को ये लगा कि शायद वो जो सरकार बैठी है वो सरकार होती है। लोगों को ये नहीं पता असल में तुम सरकार हो, वो नौकर हैं। उनको बोलते हैं OIGS। जैसे अगर मैं बोलूं प्रधानमंत्री क्या, आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस क्या है? पॉलिटिकल पार्टी। उसका जो उम्मीदवार है वो कौन है? उम्मीदवार। MLA कौन है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब वो लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य है। और MP कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की असेंबली है, स्टेट के लिए नियम बनाती है। वो उधर पार्लियामेंट है, वो देश के लिए नियम बनाती है। और दोनों जगह पर जो आदमी चुनकर जाता है उसे हम चुनकर भेजते हैं अपनी ताकत दे करके। तो मतलब वो वहां बैठ करके उस जगह पर काम करने की तनख्वाह लेता है, भत्ते लेता है। उसे बोलते हैं OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। जैसे कोई कहता है कि मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मैं सरकार का नौकर हूं। सरकार मतलब जनता, सरकार मतलब जनता। आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि सरकार से पूछो जाके, आपने देखा होगा ना कोरोना के टाइम पर जब आप किसी अधिकारी को कोई सच्चाई बताते थे, जब आप कोई बात बहस करते थे तो बोलते थे सरकार का आदेश है। सरकार कौन है? वो सरकार मान रहे हैं जो ऊपर से वहां से जो सेक्रेटरी, आपने देखा प्रधानमंत्री के किसी भी उस पर साइन नहीं होते, मुख्यमंत्री के किसी भी कागज पे साइन नहीं होते, उसका जो मुख्य सचिव है वो साइन करता है। मुख्यमंत्री के किसी भी कागज पे साइन नहीं होते? हाँ, नहीं होते, नहीं होते। आप चेक कर लो, किसी ऑर्डर कोई आदेश आया हो मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री कार्यालय में जो उसका सचिव होता है, जो उसका एडिशनल सेक्रेटरी होगा, चाहे ACS के साइन होंगे, चाहे उसके CS के साइन होंगे, उसके नहीं हो। चीफ सेक्रेटरी के हो, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के हो, किसी के भी हो, मुख्यमंत्री के नहीं होते कभी भी। मुख्यमंत्री अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है, मुख्यमंत्री कोई अधिकारी नहीं। और वो जो अधिकारी हैं उनको सैलरी कहाँ से देती है? उसको टैक्स का पैसा जनता से देता है। तो वो जनता के पैसे से वहां पर हमने नेता को वहां पर बिठाया कि तुम हमारे लिए काम करने के लिए नौकरों का सिलेक्शन करो। इलेक्शन से वहां आदमी भेजा, वो वहां सिलेक्शन करके हमारे लिए नौकर बनाएगा, वो नौकर हमारे लिए निर्णय लेंगे। तो सरकार असलियत में हम हैं, सरकार असलियत में जनता है, और ये बात जनता को नहीं पता है। तो इसलिए जनता सरकार, जनता को ये बताने के लिए कि तुम ही सरकार हो, वो जो ऊपर बैठे हैं जिनको तुम ऊपर कहते हो वो असल में हमारे नौकर हैं, वो IGS है। यही पर्पस है हमारा। लोग इसको पॉलिटिकल ना लें, लोग इसको ये ना सोचें कि ये लोग तो राजनीतिक लोग हैं, या हम ऑलरेडी सरकार है भाई, हम किसको क्या बनाएं। मतलब कहने का मतलब है अगर इस सारे चीज का कंक्लूजन निकालें तो सरकार की कोई जरूरत नहीं, अगर गांव सरकार बनाता है तो। नहीं, असल में वो जो लोग हैं ना जो हमने बनाए हैं, वो इसलिए नहीं बनाए हैं कि वो हमारे ऊपर चौधर करें। वो इसलिए बनाए थे कि चल बाकी काम हम संभाल लेंगे, यहाँ अपना व्यवस्था हम खुद देख लेंगे। तुम चाइना के साथ कोई रोड़ा हो रहा हो तो उसने संभाल देंगे, तुम दूसरे देश के साथ कोई झगड़ा हो रहा हो वहां तुम करो, इधर हमारे यहाँ दखल अंदाजी मत करो। असल में व्यवस्था गाँव को ही अपने हिसाब से करनी चाहिए। और इसी बात को लेकर के हम लोग निकले हुए हैं कि व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा है उसमें सबसे मेन बात यह है कि सबसे ताकतवर जो संस्था है वो ग्राम सभा है। गांव के लोग हैं, गांव की ज़मीन बचाना बड़ा ज़रूरी है, गांव के बच्चे बचाना बड़ा ज़रूरी है। और इसके लिए जो व्यवस्था है वो हर गांव तय करे। अब राजस्थान के गांव के बच्चे को भी वही पढ़ा रहे हैं जो हिमाचल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो मुंबई के बच्चे गोवा के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो यहाँ के बच्चे हरियाणा के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, वो बच्चे अलग अलग परिवेश में पैदा हुए हैं। एक पर्यटन के केंद्र में पैदा हुआ, एक खेती वाले परिवेश में पैदा हुआ। पर्यटन वाला आदमी को आप वही CBSE का सिलेबस दे रहे हो, खेती वाले को भी वही सिलेबस दे रहे हो। यहाँ जैसा बच्चा चाहिए वैसी पढ़ाई दो ना। आपको जैसी औलाद चाहिए, जैसे लोग चाहिए वैसा बच्चा दो। वो लोगों को जैसा बच्चा चाहिए वो वैसे, जैसा नौकर उनको चाहिए, जैसे गुलाम उनको चाहिए, वो वैसी पढ़ाई दे रहे हैं और सबको एक जैसी पढ़ाई दे रहे हैं। ये बहुत खतरनाक चीज है, गाँव को समझने की जरूरत है। और यही समझाने के लिए इसी टॉर्च को लेकर के जनता सरकार मोर्चा निकला है कि गाँव के लोग इस बात को समझें। धन्यवाद डॉक्टर साहब टाइम देने के लिए। और सर एक मिनट में आपसे बात करना चाहूँगा
सर वर्मा जी, अब वैसे मुझे पता है, लेकिन आप एक बार बता दो जनता को भी, आप अपना परिचय दे दो। मैं घनश्याम वर्मा और मैं देवरिया जिले से हूँ, यूपी से। जी जी। और मैंने कुछ रुपए पर अपना शोधकार किया। जी। नहीं, लोग वैसे आपको फेस से तो जानते होंगे सब के सब, लेकिन अब परिचय देने की इसलिए जरूरत पड़ी। और अब पैसे से मतलब पैसा होता क्या है, ये आज तक यही समझ में नहीं आया। आप जरा बताओगे, क्योंकि आपने इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की है वर्मा जी। देखिए, रुपया उसी को कहा जाता है जिसमें क्रय शक्ति हो। बिना क्रय शक्ति का रुपया हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो रुपया जिसमें क्रय शक्ति हो, यानी कि कुछ हाँ। चीजें खरीदे जा सके उससे। तो ये जो अपने पास ये जो जो है, आखिर उस रुपये में मैं अभी 1 रुपया लेकर के जाऊं, आप दे दो लोहे का रुपया, और मैं वही 1 रुपया चांदी का लेकर के जाऊं बाजार में, तो दोनों में भारी अंतर पड़ेगा। हम अभी चांदी का रुपया लेकर के जाएं तो वो हमें 1,000 रुपये का सामान लगभग मिल जाएगा, और वही आज लोहे का रुपया लेकर के जाऊं तो 1 कप चाय भी नहीं मिलेगा। उस पर भी 1 रुपया लिखा है, उस पर भी 1 रुपया लिखा है। तो इसमें क्या अंतर है? रुपया मीन्स क्या? जैसे किलोग्राम किसे कहते हैं? लोहे को कहते हैं। एक वो तो एक्सटेंड एक स्टैंडर्ड को कहते हैं। बिना स्टैंडर्ड का कोई भी मापक नहीं बनता है। जैसे किलोग्राम एक मापक है, तो उसका स्टैंडर्ड क्या है? या तो 1,000 ग्राम, वो भार की मापक है। फीट क्या है? दूरी की मापक है। तो उसका स्टैंडर्ड क्या है? या तो 12 इंच बराबर 1 फीट। ये समय की मापक है, घंटा मिनट सेकेंड। वर्मा जी, जैसे कि इससे मतलब ये बार्टर सिस्टम अच्छा। ठीक उसी तरीके से मुद्रा रुपया क्या है? या तो ये मूल्य की मापक है, और ये बिना मानक का नहीं बनती, बिना स्टैंडर्ड का नहीं बनती है। और ये जो मुद्रा चला वो स्टैंडर्ड से ही चला, लेकिन धीरे 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 वो सारे स्टैंडर्ड जो क्रय शक्ति थी उसको खत्म कर दिए, और उन्होंने नाम दिया उस लूटपाट को महंगाई, जबकि महंगाई नहीं है। आज उसका क्रय शक्ति, उसका स्टैंडर्ड वापस आ जाए तो कोई महंगाई नहीं। तो जो ये विनिमय प्रणाली है, जो बार्टर सिस्टम है, तो वो अच्छा है या फिर ये रुपए वाला जो? वो बहुत अच्छा। देखिए, वो भी सिस्टम अपने जगह पे सही था, क्योंकि उस समय लेन देन में जो वस्तु विनिमय का था, उस समय लेन देन में कहीं शोषण हो जाता था, तो उस समस्या के समाधान के लिए मुद्रा लाया गया। मुद्रा कभी समस्या नहीं रही, वो तो समाधान के रूप में आया। लेकिन उन चोरों ने उस मुद्रा से सारे सोना चांदी की क्रय शक्ति जो थी उसको खत्म कर दिया, और उस मुद्रा को ही समस्या बना दिया। अच्छा, ये बताओ, जैसे कि चलो ठीक रह सकती है, मान लो मैंने एक दीवार बनाई, दीवार बनाने में मेरा श्रम लगा, तो उस श्रम के बदले में उस श्रम को कैसे मापा जाए? मतलब इसी के लिए तो वो मुद्रा बनी कि मुद्रा के माध्यम से एक श्रमिक का श्रम का मापन हो, कि वो दिन भर कार्य किया तो उसके श्रम की मजदूरी 1 रुपये। अब उस श्रम में ये देखा जाएगा कि उसकी जीविका कितने में चल जाएगी, कितने रुपए में उसकी जीविका चल सकती है, उसके जितने भी आवश्यकताओं की पूर्ति है, एक मजदूर की क्या क्या आवश्यकता है। मुद्रा का निर्माण ऐसे ही नहीं हुआ, ये सब कुछ देख करके हुआ। जो उस समय के अर्थशास्त्रियों ने, ज्ञानियों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने इस मुद्रा को जन्म दिया, वो इन सब चीजों को जो आप क्वेश्चन उठा रहे हैं कि उसके श्रम की कैसे मापन होगी, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए उसका मापन करके तब उसका मूल्य निर्धारित किया गया कि दिन भर कार्य करेगा तो इसको 1 रुपया दिया जाएगा, या 4 आने दिया जाएगा, या 8 आने दिया जाएगा। वो तो जैसे जैसे उसकी क्रय शक्ति को खत्म किया गया और उसके आंकिक मान को बढ़ाया गया, तब ये एक दिन की मजदूरी 300 400, और उसकी क्रय शक्ति कुछ है ही नहीं। 300 रुपये पा रहा है, मालूम हो रहा है कि 300 में उसकी जीविका चल ही नहीं रही है, उसके पास खर्च भी तो है, परिवार है। धन्यवाद वर्मा जी। तो आपको रुपए के बारे में पता चल गया होगा। हालांकि हो सकता है कि ये चीजें या ये न्यूज लोकल यूट्यूबर की कोई नहीं देखता, क्योंकि आप लोगों को वही न्यूज पसंद है जो आज तक पर कोट पैंट पहन के आएगा, जी टीवी पे बोलेगा, थोड़ी सी एडिटिंग दिखेगी। बाकी आप अपने विचार कमेंट में लिख सकते हैं। वंदे मातरम साथियों, जय हिंद।